गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे चल रही होगी। ठीक है, हम लोग जो है क्या कहते हैं लगातार करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है डेली डोज। डेली डोज बहुत ज़रूरी है। दवाई लो और अपने काम पे चलो। ठीक है, सर दर्द ख़त्म, टेंशन फ्री, सुबह सुबह पढ़ो और काम ख़त्म। ठीक है, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन से बेनिफिट ये होता है कि मैं आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। और ये करंट अफेयर्स जो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। और सभी प्रकार के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, इनकमिंग हैं एग्ज़ाम हैं, पैट का एग्ज़ाम हो गया है, इसी के चलते हुए हम जो है क्या कहते हैं इस सीरीज़ को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम। पहले एक मोटिवेशनल थॉट हो जाए सुबह की। किसी के सलाह से रास्ते पर ज़रूर मिलते हैं, किसी की सलाह से रास्ते मिलते हैं, लेकिन मंजिल खुद को ही मेहनत से ही मिलती है। ये देखो बहुत अच्छी थॉट है। मैं हुआ या कोई और हुआ या कोई और हुआ, सब गाइडेंस दे सकते हैं, गाइडेंस सिर्फ, कोई किसी को सेलेक्ट नहीं कराता। ये मैं कड़वा सत्य बता रहा हूँ। कोचिंग वाले कहते हैं कि साहब मैंने सेलेक्ट कराया, नहीं कराया। जब तक उसकी खुद की मेहनत नहीं होगी तब तक सेलेक्ट नहीं होगा। आप रास्ता दिखा सकते हो ना, तो रास्ता दिखाइए। और अगर सेलेक्ट करा रहे होते ना, आईएएस बना रहे होते सब, तो वो आईएएस वालों को ना लोग ले आते अपने घर, बोले जब तक मेरा बेटा आईएएस नहीं बनेगा हीरो नोट में दूंगा। तो वो चीज़ नहीं है, आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, इस मोटिवेशनल थॉट के साथ 10 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये है, हाल में किस सशस्त्र बलों, सशस्त्र बल का मतलब जानते हो, पैरामिलिट्री फोर्स भी होती हैं, फोर्सेस भी होती हैं, दोनों चीज़ होती हैं, जो हथियार रहते हैं जिन पर, हथियार। ठीक है, उनके परिवारों को समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट नमन, असल में प्रोजेक्ट नमन तो चल बहुत समय से रहा है, लेकिन हुआ क्या है कि इसको जो है, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन पिछली क्लास का छप गया इंग्लिश में, तो इसको यहाँ पर रिजेक्ट मार देना आप। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पिछली क्लास का है। ठीक है, चलिए तो क्या कहते हैं, हाँ चलिए यहाँ आते। तो इसका आंसर है भारतीय सेना। असल में पेंशन स्कीम है, ये कैसी स्कीम है, पेंशन स्कीम। कौन सी स्कीम है, पेंशन स्कीम है, जो परिवारों को मिलेगी। देख लीजिए, इसके बारे में मैं डिटेल ले आया हूँ, आप लोगों के लिए पढ़ सकते हो। रक्षा पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को सहायता देने के लिए प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। ये योजना स्पर्श डिजिटल पेंशन प्रणाली पर आधारित है। एक डिजिटल पेंशन प्रणाली बनाई है जिसका नाम है स्पर्श। इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ पहले भी। और पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाती है। भारतीय सेना, ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के समझौते ज्ञापन के माध्यम से एक सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, ये करंट आया है। ये तो पहले से ही चल रहा है प्रोजेक्ट नमन, लेकिन ये करंट आया कि एचडीएफसी बैंक के साथ। तो क्वेश्चन आएगा, प्रोजेक्ट नमन के तहत भारतीय सेना ने किस प्रोजेक्ट नमन को किस बैंक के साथ साझा किया है, तो उसका नाम आप याद रखेंगे, एचडीएफसी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, हम आगे चलते हैं। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन होप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे। किसका है, कहाँ लगाया गया है, किसके लिए, चंद्रमा और मार्स। देखो भाई, हमें 2040 तक मनुष्य भेजना है, कहाँ पर, चांद पर, और हम मंगल पे भी भेजेंगे मनुष्य को, ये हमारा टारगेट है। तो इन टारगेट को पूरा करने के लिए इनके प्रोटोटाइप जानते हैं, जिनके आगे प्रोटो लग जाता है ना, प्रोटो का मतलब होता है एक तरीके से टेस्टिंग का मतलब प्रोटोटाइप भेजना। उस माहौल में अगर कोई मनुष्य भेज रहे हैं तो मनुष्य का प्रोटोटाइप भेजा जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक व्योम मित्रा पढ़ाया था। व्योम मित्रा क्या था, एक ह्यूमनाइड रोबोट था जो कहाँ भेजा गया है, कहाँ भेजा जा रहा है, अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। किसको भेजने से पहले, मनुष्य के भेजने से पहले अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। ठीक है, इस देखो, ये दिमाग मत लगाना कि सर ये कैसे लिख रहे हैं। देखो, इससे ऐसे ही लिखा जाएगा और कोई ऑप्शन मेरे पास है नहीं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उस बात को आप ज़्यादा करना, इसमें इतनी अच्छी राइटिंग भी नहीं आ पाती। चलिए, तो हम फिलहाल तो याद करें लद्दाख में वो कंडीशंस हैं जो चंद्रमा पर मतलब स्पेस में मिलती हैं। ऐसी कंडीशन लद्दाख में है। तो इस टाइप के जितने भी रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, जो वहाँ चंद्रमा के हो गए, स्पेस के हो गए, वो सब लद्दाख में बनेंगे। तो होप भी इसी का बना है। इसका मतलब मनुष्य को यहाँ पर रखा जाएगा, पहले यहाँ की कंडीशन दिखाई जाएंगी, फिर उसके बाद वहाँ पर जाया जाएगा। क्यों है कंडीशन, क्योंकि ऊंचाई पर है। देखो, बेंगलुरु रिसर्च स्थित अंतरिक्ष कंपनी प्रोटो प्लेनेट, देखो ये प्रोटो लग गया ना इसके आगे, प्रोटो का मतलब है टेस्टिंग।
ने लद्दाख के तोसकार क्षेत्र में ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये होप स्टेशन लॉन्च किया। स्टेशन है ये, समझ गए ना, मिशन भी समझ लिए, स्टेशन है। एक चंद्रमा और मंगल के जैसा अनुसंधान केंद्र है जो पृथ्वी के भूभाग और वातावरण की नकल करेगा। जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों से, क्या करेगा, नकल करेगा सेम टू सेम। और ये लद्दाख के सोकार बेसिन में ऊंचाई वाले ठंडे रेगिस्तान में, तो मैंने बताया ना हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से, ऊंचाई अधिक होने की वजह से ये कार्य होता है। ठीक है, ये परियोजना प्रोटोप्लैनेट और इसरो का हेडक्वार्टर जानते हैं बेंगलुरु में है। ठीक है, इसकी वित्तीय सहायता के सहयोग से करेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि 2040 तक हमें क्या भेजना है, मानव युक्त मिशन भेजना है। कहाँ पर, चंद्रमा पर। और 2035 तक क्या करना है, हमें स्पेस स्टेशन बनाना है अपना, स्पेस स्टेशन, IS ही लिखेंगे हम इसको। हाँ, IS को लिखेंगे भाई, इंडियन स्पेस स्टेशन बोलेंगे, ISS लिखेंगे। ये हमें बनाना है। अभी हमने इसका स्पेस स्टेशन का नाम नहीं सोचा है, नाम सोचेंगे जिस दिन सोचेंगे उस दिन हम आप लोगों को बता देंगे ISS क्या है। ISS है क्या, ISS की इस समय की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। कितनी ऊंचाई पर है ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कैसा है, 3 BHK है, नहीं सॉरी 4 BHK, 4 कमरों का फ्लैट है समझ लो। आते हैं ना BHK साहब, चल रहा है आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में। यहाँ पर कितने स्पेस एजेंसियों ने भेजा, बहुत सारी ने। नासा ने, जाक्सा किसकी है, जापान की, याद रखेंगे। CSA कनाडा की, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सब ने मिलकर इसको भेज रखा है। इसकी जो लाइफ है वो 2030 है, 2030 तक ये समाप्त हो जाएगा। बार बार इसमें प्रॉब्लम आने लगी हैं, इसकी बैटरी बदलनी पड़ती है, सोलर पैनल बदलने पड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक कैटरीना गई थी स्पेस वॉक करती हुई, और पहली महिला थी जिसने स्पेस वॉक का मतलब है कि उसके आसपास वॉक करना, मतलब यहाँ से तो चले गए, यहाँ उसके आसपास वॉक करना। तो ये जब वहाँ पहुँची थी, क्या नाम है, तो उन्होंने ही बैटरी बदली थी। तो ये बड़ी समस्या आ रही है। इसीलिए चाइना ने क्या करा है, चाइना बोले तुमसे तो मैं बहुत आगे चल रहा हूँ, तुम हो क्या चीज़। तो इसने अपना स्पेस स्टेशन बताया जिसका नाम है तियानवेन। आज तक जितने लोग भी गए हैं, चाहे राकेश शर्मा गए हों, यूरी गागरिन गए हों, कोई भी गया है, जितनी कल्पना चावला गई हों, सुनीता विलियम्स गई होंगी, सब यहीं बैठते हैं जाकर, यहीं रुकते हैं और यहीं रिसर्च करते हैं। तियानवेन किसने बनाया है, अपना चाइना ने। चाइना इस पर रिसर्च कर रहा है बुरी तरीके से मतलब अच्छी तरीके से, और ये अपने स्पेस स्टेशन को आगे ले जाने के लिए रिसर्च कर रहा है। ठीक है, चाइना, तियानवेन। आने वाले टाइम में सब चाइना पर डिपेंडेबल हो जाएंगे, तो इसलिए भारत ने भी सोचा कि हम 2035 तक तो हम भी बना के रख देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। डार्विन का मेंढक क्यों है कि डार्विन ने खोजा था इसे, इसीलिए इसको डार्विन का मेंढक कहते हैं। ये लुप्त प्राय है, लुप्त प्राय का मतलब दिखाई नहीं देता अभी ये। और जब लुप्त प्राय हो जाती है कोई चीज़, दिखाई नहीं देती है, तो ये समस्याएं बनती हैं। तो पहले तो इसके बारे में डिटेल लिख रहे हैं। चिली में, अच्छा हाँ सुनो, क्वेश्चंस का आंसर तो बता दूं। चिली और अर्जेंटीना में, यहाँ पर ही पहले से पाया जाता था ये। डार्विन मेंढक को बचाने के लिए एक बड़ा संरक्षण अभियान शुरू किया चिली ने। ठीक है, ये डार्विन मेंढक को दक्षिणी डार्विन मेंढक के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज डार्विन ने 1834 में की थी, चिली में की थी, चिली के चिलोए में की थी। देखो डार्विन का तो साहब इंपॉर्टेंट हो गया। मेंढक बहुत छोटा होता है, इसकी लंबाई केवल 3 सेंटीमीटर होती है, बहुत छोटा होता है। इसकी त्वचा जो है पत्ती जैसी होती है। दिनचर प्राणी होता है, रात में सो जाता है, दिन में सक्रिय होता है। खतरे में पड़ते ही जमीन के अंदर, जमीन या नदियों में तैरकर मृत होने का दिखावा करता है कि जैसे मैं मर गया हूँ। तो कहाँ मिलता है ये, अर्जेंटीना और चिली में मिलता है। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। डार्विन मेंढक कहाँ खोजा गया है। अच्छा, कुछ इसके बारे में याद कर लें। तो इसकी कैपिटल तो ब्रासीलिया है, ब्राज़ील की याद रखेंगे। बोलीविया की क्या है, लापाज। और सबसे ऊंची नौकागम्य झील या नाव चला सकते हैं, यहीं पर है सबसे ऊंची नाव वाली झील, नौकागम्य। चलो नौकागम्य लिखें, हिंदी लिखें हम तो, नौकागम्य, गम्य गा यहाँ लगा देते हैं। गम्य झील कहाँ पर है, यहीं पर है, जिसका नाम है लेक टिटिकाका। टिटिकाका याद रखेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है ये। चिली की राजधानी क्या है, सैंटियागो। किसके लिए फेमस है ये, तांबे के लिए, तांबा नगरी कहा जाता है, तांबा राजधानी कहा जाता है सब कुछ। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ठीक, यहाँ ठंडे घास के मैदान मिलते हैं जिनका नाम है पैम्पास। ये याद कर लेना भाई जो मैं बता रहा हूँ, पैम्पास कैसे, ठंडे घास के मैदान है। और यहाँ पर एक घास भी मिलती है अल्फाल्फा, जिसको खाकर जानवर बहुत मोटे हो जाते हैं, फिर उनका जो है मांस बेचा जाता है। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा।
इक्वेडोर, इक्वेडोर की राजधानी क्यूटो, क्यूटो। और यहाँ पर एक सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मिलता है जिसका नाम है कोटापैक्सी। कोटापैक्सी क्या है? वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छी बात है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, आप लोगों को भी सही लगेगा। अच्छा, कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, बोगोटा, याद रखेंगे ये। और वेनेजुएला की राजधानी काराकस। और याद रखेंगे सबसे ज़्यादा तेल भंडार, तेल भंडार। ठीक, ये अच्छी खासी आपकी दक्षिण अमेरिका की ज्योग्राफी हो गई। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग सब हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। साउथ अमेरिका में ये सब मिलता है ना, इसलिए आगे चले। ये हमने बताई दिया आप लोगों को, इंग्लिश में ये रहा। विश्वव्यापी, विश्वव्यापी वेब दिवस। तो विश्वव्यापी गलत लिख दिया, इसको WWW है ये, वर्ल्ड वेब डे, वर्ल्ड वेब डे। ठीक है। अच्छा, ये अब याद करें किसने बनाया था? टिम बर्नर ली। देखो तीन ही चीजें, तीन इसमें, तीन शब्द इसमें, तीन ही इसमें, टिम बर्नर ली। ठीक है, किसको बनाया जाता है? 1 अगस्त को, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिया है। कुछ चीज़ें इसके बारे में बात करते हैं। तो एक कंपनी है बहुत चल रही है, एप्पल। बहुत लोग कहते हैं आईफोन है मेरे पास, है तुम्हारे पास क्या है? लोग कहते हैं माँ है मेरे पास, है पुराना डायलॉग। चलिए कोई बात नहीं। एप्पल, एप्पल इस किसका? स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स का। अमेजन, जेफ बेजोस। ठीक। फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, भारतीय हैं ये। बंसल, बिन्नी बंसल, ये वो कंपनियां लिखवा रहा हूँ जो इस समय चर्चाओं में चल रही हैं, आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ी हैं गूगल देवता, गूगल, गूगल लैरी पेज और सर्जी ब्रन्स, इन दोनों ने बनाई। कब बनाई? 1998, 1998 में गूगल देवता। और इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ ये सन, क्योंकि गूगल ने अपनी पेरेंट कंपनी बनाई है। ये पहली पहली ऐसी पहली ऐसी है, क्या नाम है इनका, कंपनी है जिसने अपनी पेरेंट कंपनी खुद बनाई है, मतलब गार्डियन कंपनी खुद बनाई है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। मतलब पहले खुद पैदा हो गया बेटा, फिर बाद में बाप को पैदा कर लिया। अल्फ़ाबेट कब? 2015 में। तो सबसे ज़्यादा फंडिंग जो लगी हुई है अल्फ़ाबेट की लगी हुई है, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें मैंने सब आप लोगों को बता दी। 2027 तक जीडीपी के 1% का रूप में जापान का लक्षित रक्षा व्यय क्या होगा? देखो जापान कभी रक्षा व डिफेंस पे पैसे कम खर्च करता है। क्यों कम करता है? इसकी जो है क्या कहते हैं, डील हुई हुई है। किससे डील हुई हुई है? डील हुई है, क्या नाम है, अमेरिका से। अमेरिका से डील हुई हुई है। अगर उसकी तरफ आँख उठा कर देखा तो अमेरिका युद्ध में आ जाएगा, एक समझौता है। फिर भी इसने 2% कर दिया। पहले कितना था इसका? 1% था, तो 1 से तुरंत 2% करा है। कारण क्या है कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन सब से विवाद चलता है। ठीक है, इसीलिए करा है। अच्छा, ये देख लीजिए आप, जापान 2027 का कितना कर दिया? 2% कर दिया। 2022 के मुकाबले 1% से दुगना है। ठीक है, विशेष रूप से चीन हो गया और कोरिया से जवाब देने के लिए 5 साल में सैन्य निर्माण का हिस्सा है इसका। अब ये बात कर लें भारत कितना खर्च करता है। तो देखो भाई, भारत क्या है, दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा रक्षा बजट खर्च करने वाले देश। नंबर 1 पर अमेरिका है, इसका तो रिकॉर्ड तोड़ है। सोचो, इतना तो कोई इतना खर्च कर देता है ये। और चाइना सेकंड पे है। कितना फ़र्क हो गया? $500 अरब का लगभग, देखोगे तो पे चाइना हो गया। 3 पर रशिया। रशिया हालात कितने ख़राब हो, लेकिन
सलामी तोप से करेंगे ना, वो वाली कहानी है। ठीक है, रक्षा पे इतना पैसा खर्च किया था और भारत चौथे नंबर पर आता है इसमें। हमारे से जस्ट नीचे सऊदी अरब है 5वें नंबर पे। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें वित्त वर्ष 2025-26 में 1.9% हम अपनी जीडीपी के कुल खर्च कर रहे हैं, जिसमें 6.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, अगले कुछ वर्षों में हम इसे 2.5% तक ले जाएंगे जीडीपी का। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, 2023 में हमारी जीडीपी का 2.4% खर्च किया था हमने, तो इसका मतलब कम कर रहे हैं अब। ठीक है, क्या हो गया, कम हो गई है कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025 की शुरुआत में वैश्विक उत्सर्जन वृद्धि में किस देश की सबसे अधिक योगदान रहा है? तो देखो इसका ही रहेगा हमेशा, ये नहीं मानता एनवायरमेंट बोले होगा जो होगा, मैं हूँ जो कुछ हूँ। तो इसने जो ग्लोबल इमिशन किया है सबसे ज़्यादा 2025 में, वो यूएसए ने किया है। ठीक है, उसके बाद चाइना है। ठीक है, भारत ने इसको कम किया है। ठीक है, ध्यान रखना, भारत ने कम किया है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के उत्सर्जन में कम होने के बाद भी देखो क्या हो रहा है कि बिजली जो है, बिजली जैसे भारत ने सोलर को बढ़ावा दिया है ना, आईएसए बना के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस मिला के कई सारे देश इसमें जुड़ गए हैं। बिजली में जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म का मतलब होते हैं फोजल फ्यूल्स वो होते हैं जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम हो रहा है, एक बड़ी समस्या है, प्रयोग हो रहा कम। तब भी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इमिशन कम होने के बाद भी बढ़ रहा है। अब सोचो कितनी बुरी बात है ये, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, उसका कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन के बढ़ते प्रयोग के कारण। ठीक, तेजी से शहरीकरण और वनों की कटाई के कारण, विमानों और शिपिंग के कारण, ये बड़े पैमाने पर कृषि के मीथेन से बढ़ने के कारण, इसके कारण बिजली में भले इसका प्रयोग कम हुआ, लेकिन अन्य फैक्ट्री, कंपनीज, इनमें खूब दबा के हो रहा है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। तो हमें दूसरी तरफ भी देखना होगा। आप एक तरफ सिर्फ खाली बिजली से इसको नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि बिजली से बहुत कम हुआ है, हम रिन्यूएबल एनर्जी पे चले गए हैं, लेकिन रिन्यूएबल इनको रिसोर्सेज भी तो बनाने होंगे ना हमें। अब क्या कहते हैं, आप डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार नहीं आ पा रही हैं ढंग से, और आ रही हैं तो चल नहीं पा रही हैं। तो ये सब चीज़ें करोगे तभी तो आप और क्षेत्रों से निकालोगे जीवाश्म ईंधन को, समझ गए? तो ये एक कंपनी है, मतलब एक ये बड़ी अम्मा बैठ जाती हैं ऐसी ऐसी एजेंसियां। क्लाइमेट ट्रेस ने बताया कि दुनिया भर में बिजली के उत्सर्जन के गिरावट के बावजूद वैश्विक ग्रीन हाउस गैस, किसी दिन ये बता देंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, उत्सर्जन 2025 की पहली छमाही में बढ़कर इतना हो गया। अब सोचो तुम, 0.33% तो बढ़ा दिया, अभी बढ़ा दिया। हालांकि हम अगर इसे कम करेंगे तभी हमारा जो है पृथ्वी ठंडी होगी, और पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जीवाश्म ईंधन के संचालन में 1.5% की वृद्धि हुई है। ठीक है, ये कुछ भी याद मत करना कितनी हुई है, आपका जो मैंने बताया वो है। भारत ने उत्सर्जन में मामूली रूप से बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, 0.2% बढ़ा है, लेकिन बड़ा जब भी है। जबकि बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन में गिरावट आई, ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारत ने सोलर पैनल, पीएम सूर्योदय योजना, इन सब पर बड़ा फोकस किया है। निष्कर्ष इस बात पर जोर देता है कि जीवाश्म ईंधन के वैश्विक नवीनीकरण की ऊर्जा की प्रगति को प्रभावित कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बारे में बता देता हूं मैं भी आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने चेतावनी दी है कि जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करने में विफलता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य माना जा सकता है। और मान ही सकते हैं, किसी को दंड तो दे देते हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। ठीक है, तो हम अब बात करें यूएनओ के बारे में। यूएनओ, ठीक है, कहाँ पे लिखें, चलो यहीं लिख देते, यूएनओ के बारे में हम बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना, इसीलिए यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, यूएनओ डे। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा कोई कलर ब्लैक ले लेते, अब इधर ले आते हैं ब्लैक को। यूएनओ डे, अब इसकी ब्रांचेज लिख लो, ब्रांच कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। ठीक, सबसे पहली है जनरल असेंबली, यहीं सारी मीटिंग होती हैं। दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें, 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्यों में से 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव हर 2 साल में होता है। ठीक, नंबर 3 है, हाँ क्या कहेंगे इसको, नंबर 3 जनरल सचिवालय,
सेक्रेटरीट। नंबर 4 है इकोस, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल। नंबर 5 है ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। और नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूएनओ की ब्रांच है ये। कितनी ब्रांच हो गई? 6। याद रखेंगे इस बात को। इन सबके हेडक्वार्टर, ऊपर वाली 5 के हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ICJ कहते हैं इसको, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका कोर्ट का हेडक्वार्टर है हैग में। कितने जज होते हैं इसमें? 15 जज। कितने साल के लिए? 9 साल के लिए सेलेक्ट। और एक और चीज याद रखो, पहले जज जो भारतीय थे उनका नाम है नागेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमने आप लोगों को बता दी। किस बैंक ने अनिवासी NRI के लिए सौगात दी है भाई? किस बैंक ने? तो बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। क्या सौगात दी है? रेमिट फर्स्ट इंडिया एक एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसा। कहाँ? भारतीय खातों में। क्योंकि भारत को चाहिए रेमिटीज़ होती हैं जो विदेश से आया हुआ पैसा, जो कौन भेजते हैं? NRI भेजते हैं, प्रवासी भारत भेजते हैं, प्रवासी लोग भेजते हैं। कौन भेजते हैं? प्रवासी लोग। तो भारत इसके लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल रहता है। तो यहाँ पर ये वाली बात आ गई। तो क्या नाम है इसका? रेमिट फर्स्ट। ठीक, किसने करा? IDFC ने करा। अच्छा, फिलहाल तो ये सिंगापुर और हांगकांग से चालू है, सिंगापुर से इसका सहयोग हो रहा है। देखो, IDFC फर्स्ट बैंक ने ये लॉन्च किया है, रेमिट फर्स्ट इंडिया टू इंडिया लॉन्च किया है। ये NRI के लिए है, पैसे भेजने के लिए शून्य शुल्क, बिल्कुल फ्री भेजे जाएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसकी सिंगएक्स एक कंपनी है, कहाँ की? सिंगापुर। बैंक है सिंगापुर की, वहाँ से साझेदारी के साथ किया गया है। सिंगापुर और हांगकांग से संचालित हो रहा है, क्योंकि सिंगापुर में भारतीय बहुत हैं। इसको कहते हैं विदेशी मुद्रा को फॉरेक्स और रियल टाइम लेन देन, मतलब सारी चीज़ें भारतीय बैंक में पूरी तरीके से डिजिटल पहुँच जाएंगे, पेपरलेस। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक में अच्छा कार्य करा है। उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसमें राजस्व खुफिया निदेशालय ना हाइड्रोपोनिक खरपतवार, देखो ये याद रख लेना, हाइड्रोपोनिक वीड्स, इसकी स्मगलिंग हो रही है। क्या है ये? हैं, पहले तो याद रखेंगे ऑपरेशन वीड आउट। इस ऑपरेशन के तहत पकड़ा, किसने पकड़ा? राजस्व खुफिया निदेशालय ने। और नारकोटिक्स ने किसको पकड़ा? इनको, नारकोटिक्स वालों ने जेल में भेज दिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये है क्या, आगे बात कर लेते हैं। देखो ये क्या है ना, भांग को उगाने की टेक्निक है ये। देखो, हाइड्रोपोनिक खरपतवार मतलब भांग के पौधे को उगाने के लिए मिट्टी रहित विधि है। मतलब खाली पानी में पौधे को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी के घोल में उगाया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी और पोषक तत्व सीधे पौधे की जड़ों तक पहुँचते हैं और तेजी से ग्रोथ होती है। मतलब भांग को उगाने की इसका नेक्सिस पकड़ा है। कहाँ के थ्रू? विदेश से मामला आ रहा था। कहाँ से आ रहा था? बेंगलोर होते हुए। तो ये देखो, ऑपरेशन बीट आउट के तहत हाइड्रोपोनिक बीट की तस्करी करने वाले अखिल भारतीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। और 19 से 21 अगस्त 2025 में बेंगलोर, भोपाल और नई दिल्ली, ये 3 स्टेशन हैं, 3 स्टेशनों पर पकड़े गए हैं। और कौन सी ट्रेन थी? क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पर और भोपाल जंक्शन पर इन यात्रियों को रोका गया। और पता चला कि इनके पास मिला है, इतनी सारी मिली है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कितने यात्रियों में से छांटे, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है ऑपरेशन बीट किससे संबंधित है। और ये क्योंकि देखो आने वाले टाइम में सिलेबस में एक चीज़ और आ गई जिसका नाम है कृषि विज्ञान। तो कृषि विज्ञान में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाइड्रोपोनिक खरपतवार क्या है? ये पूछ लेगा क्या है, इससे कोई मतलब नहीं रखेगा ऑपरेशन बीट से। ठीक है, ये मैंने आप इंग्लिश में लिख दिया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। कौन सा शहर राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 और एशियाटिक एक्वेटिक है, ये एक्वेटिक्स नहीं है, एक्वेटिक है, यहाँ पढ़ लेते हैं। एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेज़बानी करेगा। तो मेज़बानी करेंगे हमारे अहमदाबाद। तो इसका मतलब भारत कर रहा है किसकी? कॉमनवेल्थ की। कॉमनवेल्थ क्या है? वो जितने देश किसके कब्जे में रहे थे? ब्रिटेन के गुलाम थे या ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन सबको मिलाया गया संघ है, उन संघ बना दिया गया, उनको मिला। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आप क्लास। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हो गया है हमारा और हमने आप लोगों को बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि यहाँ अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आने वाले टाइम में और बेहतर हम करते चले जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ आपसे जो है विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।